एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक तो हम पेपरा के बारे में देखेंगे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है कि पेपरा क्या है, हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़े हैं, लकूनास क्या है पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के अंदर, और इन लकूनास को दूर करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या हैं, ई टेंडर मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप लोग यूज़ करते हैं, आप में से मोस्टली आई गेस डीडीओ पावर्स होंगी आप लोगों के पास, तो आप लोग वहीं पे ही अपने टेंडर्स अपलोड करते हैं, ईआरस अपलोड करते हैं, प्लान्स अपलोड करते हैं। प्लानिंग किस तरह करनी है उसके बारे में बताऊंगी, और टेंडर नोटिस बनाने के लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है। और एंड पे थोड़ा सा हम ई प्रोक्योरमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपरा आजकल ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहा है, तो भी थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताएंगे क्योंकि वो फ्यूचर है प्रोक्योरमेंट का, बल्कि इट्स गोइंग बहुत ही नियर फ्यूचर में ये आपको पूरे पंजाब में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेड नज़र आएगा। जी, पेपरा का रोल हमारे सेक्शन 5 है हमारे एक्ट का, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि पेपरा क्यों बनाया गया था। बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत थी जो कि प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके पूरे पंजाब के अंदर। फिर उन्हीं रूल्स की मॉनिटरिंग जो है वो भी हमारा मैंडेट है, हम उन्हीं रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाते हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी उन रूल्स को फॉलो करे। उसके बाद हम टाइम टू टाइम आप लोगों की फीडबैक से, बिकॉज यू आर दी वन ऑफ द एंड यूज़र, अदर यूज़र इज सप्लायर, तो आप लोगों की फीडबैक से हम इसको, अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को, अपने लॉज को हम लोग अमेंड भी करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट तरह का एडवाइजरी रोल है हम प्ले करते हैं। हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हमसे एडवाइसेस लेती हैं और हम उन एडवाइसेस लेते हैं कि जी आपने इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो लॉ उसके बारे में ये कहता है। इसके अलावा हम कंप्लेंट्स को सुनते हैं, सप्लायर्स हमें कंप्लेंट करते हैं, अगर आप लोगों की किसी एक्ट पे, प्रोक्योरमेंट के एक्ट पे उन्हें एतराज़ होता है तो हमें कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों का काम है आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाना, वो हम बना चुके हैं। आप में से कितनों को पता है कि हमने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट नोटिफाई कर दिए? रेज योर हैंड्स। ओनली 2%। आप में से किसी को नहीं पता पेपरा ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई कर दिए हैं। और आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एसपीडीज, नोटिफिकेशन ऑफ एसपीडीज, आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आपने उन्हीं एसपीडीज को यूज़ करना है। ये आगे जब आपका ऑडिट होगा नेक्स्ट ईयर में तो वो देखेंगे कि आपने पेपरा के नोटिफाइड एसपीडीज के ऊपर ही प्रोक्योरमेंट की है कि नहीं की है। ये अब आप लोग लिख लें इसको कि वो जो एसपीडीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आपने उन्हीं को यूज़ करते हुए अपनी प्रोक्योरमेंट कैरी आउट करनी है। दीज एसपीडीज कैन बी कस्टमाइज, टेम्पलेट्स हैं, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट जो उसके पीछे मेन डॉक्यूमेंट है वो हमारा एसपीडी ही होगा। जी, इसकी तरफ तशरीह आते बहुत से लोगों की समझ नहीं आई। जी, कस्टमाइज का मतलब है कुछ जनरल कंडीशन होती हैं, आपको पता है एसपीडीज की, और कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं। जनरल कंडीशन तो हमने मैक्सिमम उसको हमने सोचा है और हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, और जो स्पेशल कंडीशन है उसमें आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसमें आप बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं, आप आइटम की स्पेसिफिकेशन ऐड करते हैं, वो आपके अपने मुताबिक होगी। अवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपके अपने मुताबिक होगा। आप उसमें हर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि रूल्स के अगेंस्ट ना हो, रूल से कॉन्ट्रडिक्शन में ना हो। ठीक है जी, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके लिए मैं और इस्लाम साहब आज आपके साथ हैं। हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क में है हमारा एक्ट है, सबसे पहले पेपरा एक्ट। एक्ट जो है हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसी एक्ट के ऊपर हमने प्रोक्योरमेंट रूल्स नोटिफाई किए हैं और रूल्स के ऊपर हम लोग रेगुलेशंस इशू करते हैं। आप लोगों में से अगर आई एम डेट श्योर कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि हम लोगों ने एसपीडीज नोटिफाई कर दी हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमने ई प्रोक्योरमेंट की रेगुलेशंस को भी नोटिफाई कर दिया है। उस रेगुलेशन की नोटिफिकेशन के बाद अब पंजाब में जहाँ जहाँ ई प्रोक्योरमेंट हो रही है उसको लीगल कवर मिल गया है। उससे पहले अगर कोई भी डिफरेंट जगह हो रही है, आप लोगों को शायद ना पता हो, एलजीसीडी में भी, बल्कि लोकल गवर्नमेंट वाले भी कर रहे हैं, इरिगेशन वाले भी कर रहे हैं, आईडैप वाले भी कर रहे हैं,
काफ़ी अदारे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से PITB की टेक्निकल असिस्टेंट से छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ई प्रोक्योरमेंट के बनाए हुए हैं। तो वो लेकिन इस ई प्रोक्योरमेंट के रेगुलेशन और रूल्स में उसकी डेफिनेशन की इंसर्शन के बगैर वो जो भी प्रोक्योरमेंट उस पर कर रहे थे उसके साथ साथ उन्हें उसका मैनुअल भी प्रोसीजर करना पड़ रहा था, जैसे रूल में है, क्योंकि रूल्स में कोई लेबलिंग प्रोविजन नहीं थी कि आप ई प्रोक्योरमेंट पंजाब में कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक डेफिनेशन है ई प्रोक्योरमेंट की, उसको अपने रूल्स में इंसर्ट कर दिया है। आप लोग हमारे रूल्स में अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपडेटेड कॉपी रूल्स की मिल जाएगी और रेगुलेशंस भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से उसको भी ले सकते हैं। ये तो आप लोग को बता ही दिया है इस्लाम साहब ने कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल है प्रोक्योरमेंट का, बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एलिमेंट्री स्कूल, हर प्राइमरी स्कूल, हर हायर सेकेंडरी स्कूल, हर कॉलेज, हर डायरेक्टोरेट कॉलेज, मतलब एक ही अदारे के अंदर उसके तमाम सब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे DDO पावर्स इंडिपेंडेंटली प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास अवेलेबल हैं, वो हमारे लिए एक प्रोक्योरिंग एजेंसी है। प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करती है जी? बेसिकली सबसे बड़ा तो फॉल्ट आपका होता है कि आप लोग प्लानिंग नहीं करते ठीक तरह से। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज हैं और अभी भी हमारी वेबसाइट पे मेरा नहीं ख्याल 1500 से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट प्लान अवेलेबल होंगे, जबकि आपको पता है रूल 8 और 9 आपको मैंडेटरी कर देता है कि आपने प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना भी है फाइनेंशियल ईयर के पहले माह में और उसको पेपरा की वेबसाइट पे अपलोड भी करना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योरिंग एजेंसी इसको फॉलो नहीं करती हैं और प्रोक्योरमेंट प्लान को ही पेपरा की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करती हैं। प्लान भी जी अब ई प्रोक्योरमेंट जिसका मैंने जिक्र किया है उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जब तक कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में एंटर नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्री क्वालिफिकेशन को अवॉइड करते हैं लोग। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो होती है वो ठीक तरह से नहीं होती और प्रोक्योरमेंट कमेटीज और डेडिकेटेड प्रोक्योरमेंट स्टाफ, क्वालिफाइड प्रोक्योरमेंट स्टाफ नहीं होता। सिंध पेपरा ने क्या किया है, हर आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट का डिवोर्स सब्जेक्ट, तो हर जो सूबा है उसका अपना पेपरा है। सिंध का अपना पेपरा है, बलूचिस्तान का अपना पेपरा है, के पेपरा अलग है, फेडरल पेपरा अलग है। तो जो सिंध वाले हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कोई भी प्रोक्योरमेंट कमेटी का मेंबर पेपरा सर्टिफिकेशन के बगैर नहीं हो सकता। अगर उसके पास पेपरा का सर्टिफिकेट है, उसने पेपरा की ट्रेनिंग अटेंड की है, कोई कोर्स लिया है, तो ही वो प्रोक्योरमेंट कमेटी का मेंबर हो सकता है। एंड वी आर ऑन टू इट। इसको हम भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, हम लोग इसको ई प्रोक्योरमेंट के आने से पहले ही इंशाल्लाह हम लोग ये नोटिफाई करेंगे कि प्रोक्योरमेंट कमेटी का जो मेंबर है वो प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेशन के बगैर नहीं हो सकता। और ये प्लानिंग कमीशन की भी गाइडलाइंस हैं कि जितने भी ADB फंडेड प्रोग्राम है, डोनर फंडेड प्रोग्राम है, वो उनका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और उसमें जितना भी प्रोक्योरमेंट का स्टाफ है उसके लिए भी प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जी। पेपरा के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं आप लोगों के रिजॉल्व हुए, कुछ लोगों के बढ़े भी लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से। हम लोग जी टाइम टू टाइम सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं, गाइडलाइंस अपनी इशू करते हैं। आप में से कितने लोग फ्रीक्वेंटली हमारी वेबसाइट को देखते रहते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे? बस ये वाला क्वेश्चन आप सारे प्रोक्योरमेंट रिलेटेड नहीं है, आप प्रोक्योरमेंट्स नहीं करते अपने डिपार्टमेंट में, कोई भी नहीं करता। हाँ जी करते हैं, तब देख लेते हैं। ये अक्सर आप लोगों का इशू है कि टाइम टू टाइम इसको देखा करें, इट्स एन एडवाइस, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सर्कुलर इन्फॉर्मेशन डेस्क में आप जाएंगे तो सर्कुलर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप उसको फॉलो करें, क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी हैसियत भी हमारे रूल्स के मुतरादिफ ही है, सिमिलर है, क्योंकि पेपरा अपनी इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बोर्ड से अप्रूवल लेके इशू करता है, तो उसकी हैसियत हमारे लॉ के मुताबिक ही हो जाती है। अच्छा जी, सिस्टम पे आ जाते हैं डायरेक्ट कि जो हमारा सिस्टम है उसका लॉगिन सबके पास है, आपके पास? आप में से किसी ने लाइव टेंडर बुक अपलोड किया है या अपने स्टाफ पे ही छोड़ा हुआ है?
छोटे स्टाफ पे? आपने किया अपलोड? आप में से किसी ने अपलोड नहीं किया? ठीक है जी, हमारी जो वेबसाइट है ना वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसपे हमने तमाम जितनी प्रोक्योरिंग एजेंसी हैं उनको उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हुए हैं। आप सबके पास लॉगिन्स तो है ना हमारे? ये तो है ना सारे, क्योंकि रूल नंबर 12 जो है वो मैंडेटरी करता है आप लोगों के लिए कि अगर तो आप टेंडर करने जा रहे हैं, ओपन कंपटीशन में जा रहे हैं, तो आपने उसकी एडवर्टीजमेंट को पेपरा की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। और अगर आपकी एडवर्टीजमेंट जो आपकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है वो 3 मिलियन से ज़्यादा है तो कहाँ करेंगे? अखबार में करेंगे, फिर पेपरा में नहीं करेंगे जी। पेपरा में हर प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट का आना मैंडेटरी है। अखबार में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप पेपरा की वेबसाइट को पास कर देंगे और सिर्फ अखबार में इश्तेहार दे देंगे। हर टेंडर का, हर इश्तेहार का, चाहे वो 2 लाख का है या 4 लाख का है या 5 लाख का है, पेपरा की वेबसाइट पे आना ज़रूरी है। इसका चार्जर मेरा सिस्टम बंद हो गया। यहाँ पे पेपरा की वेबसाइट खुल जाएगी ना, नेट की एक्सेस है ना? ठीक है जी, जब तक सिस्टम चार्जिंग पर लगता है, अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज है वेबसाइट के हवाले से तो आप वो डिस्कस कर लेते हैं। आप उतनी देर वो बता दीजिए इफ एनीवन है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रिक्रूटमेंट की बात कर रही है, वो तो आपको बताया इस्लाम साहब ने कि क्या चीज़ पेपरा के अंदर नहीं आती उसके लिए आपको पेपरा के रूल्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, एंड रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ दैट। और मैडम अभी परसों केपी वाले उन्होंने, मैं देख रहा था अमेंडमेंट्स की हैं, उसमें उन्होंने सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाहर कर दिया अपने पेपर में। वो कैसे कर दिया? मुझे आपसे ही पता चला। ये कब की बात है वैसे? परसों की बात है। नहीं, मैं उसको देखूंगी। कासिम साहब हैं शायद वहाँ पे, उनके पेपरा के एमडी है शायद, पता नहीं क्या है। अच्छा। एक आवाज़ आ रही, एक वो चल रही थी लम्स में थी, मैं पिछले 3-4 दिन से मैं कर रहा था वहाँ पे, उसको लाइव उन्होंने जूम पे लिया हुआ। उन्होंने चंद एक चीज़ें दिखाई हैं जो उन्होंने इनोवेटिव चीज़ें की हैं। उसमें एक इनोवेटिव चीज़ वो ये कहते हैं कि हमने बाय लॉ कर दिया है कोई पेपरा के ऊपर, प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई बंदा सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब बात थी जो उन्होंने बात वो की है। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आप इस सिविल कोर्ट को कैसे बाहर कर सकते हैं, कैसे बाहर कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने वो आपको वो जो 2 लाख वाला है कोटेशन वाला, उसको 5 लाख कर सकते हैं, नहीं, मगर उससे कर तो सकते हैं उसको 5 लाख। वो इशू ये है यहाँ तो 2 लाख में काम नहीं संभाला जाता, तो वो 5 लाख अगर आप विदाउट टेंडरिंग चले गए कोटेशन पे, अगर 5 लाख तो आपके ख्याल में इसमें मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं होगी, 5-5 लाख करके खत्म कर देंगे। ये जो आप बात कर रही है ना, इस पर हमारे पास ये वर्ल्ड बैंक और ये हम लोग तो हमारी डेलिब्रेशंस होती रहती हैं फिनांस के साथ, तो ये पेपरा भी इसी ट्रैक पे है, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं, यहाँ तो मान जा रहा है। जैसे ही प्रोक्योरमेंट आएगी तो हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या है? कैन आई हैव माइक? ई प्रोक्योरमेंट में आपको पता है एक ऑनलाइन सिस्टम। ई प्रोक्योरमेंट आप लोग क्या सोचते हैं प्रोक्योरमेंट के बारे में? व्हाट इज ई प्रोक्योरमेंट? लास्ट है ना, स्टोरी पे पूछोगी है। ये प्रोक्योरमेंट आपकी ऐसे है कि एक तो इसमें डायरेक्ट एक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन कम हो जाता है। आप ऑनलाइन आ जाते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, आपका मिनिमाइज हो जाता है, आपको ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो जाता है, आपकी रीच हो जाती है, आपको रोकना कम हो जाता है। फिर उसमें जो बिडिंग का प्रोसेस है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके डिसएडवांटेजेस जो थे किसी एक जगह पे जाके वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास हर चीज़ ऑनलाइन होती है
और आप उसको अपने साइट पे देख सकते हैं या ई प्रोक्योरमेंट साइट पे आप देख सकते हैं उसको कि ई बिडिंग में जो जा रहा है तो इक्वल चांस होता है, लेकिन इसमें इशू ये है कि उनको पीछे कंट्रोल क्या कौन कर रहा है। नहीं, हाँ, ये सबसे बड़ा देखे ना, ये लोगों का ये डर है ई प्रोक्योरमेंट के बारे में कि इज़ इट सिक्योर, क्या जो हम वहाँ पे डाल रहे हैं पीछे से बैकएंड से तो कोई भी जाए चेंज कर सकता है। बट जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हम लाने जा रहे हैं ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड ही प्रोग्राम है और फेडरल पेपरा में हो रहा है और फेडरल पेपरा के कोलैबोरेशन से ही हम इसको बना रहे हैं। एक कंसल्टेंट हायर किया गया है और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो सिक्योरिटी पे रखा गया है। इवन आप में से अगर कुछ टेक्निकल होंगे तो उन्हें पता होगा कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेसिस में पीछे सेव होता है। आप जो हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारे ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आप रिकॉर्ड डाल रहे होते हैं वो भी पीछे डेटाबेसिस में होता है। तो डेटाबेसिस से तो कोई भी सिस्टम एनालिस्ट उसको पढ़ सकता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर उसको पढ़ सकता है, किसी की बिट की वैल्यू चेंज हो सकती है, फाइनेंशियल उसकी वैल्यू चेंज होकर लोएस्ट किसी और को बनाया जा सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचा गया है और वर्ल्ड बैंक भी हमारे साथ था इसमें। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स के बाद हमने ये किया है कि हमने डेटाबेस को भी सिक्योर किया है। इंक्रिप्शन पता आपको? इंक्रिप्शन, व्हाट इज इंक्रिप्शन? हाँ, आप कुछ भी लिखते हैं उसका इक्विवेलेंट कोई भी एक अनरीडेबल किस्म का टेक्स्ट बन जाता है जो कि आप पढ़ें तो आपको समझना है ये क्या है। उसके इंक्रिप्शन के बहुत ज़्यादा मेथड हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इंक्रिप्शन के। उन्होंने बहुत हाई लेवल के टूल्स यूज़ किए हैं कंसल्टेंट ने कि इवन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा बैकएंड पे तो उसे वहाँ भी वो कोड पड़ा मिलेगा, उसकी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। उसकी कोडिंग इस तरह से की गई है कि रियल वैल्यू उसकी कब नज़र आएगी? जब वो बिड ओपन होगी। जब ओपन होगी उससे पहले प्रोक्योरिंग एजेंसी को भी नज़र नहीं आएगी। जैसे ही आज ओपनिंग हो गई और 12:30 टाइम था तो 12:30 बजे आई विल हैव द एक्सेस फ्रॉम प्रोक्योरिंग एजेंसी। अगर मैं प्रोक्योरिंग एजेंसी की साइट पे हूँ तो मेरे पास एक एक्सेस होगी कि मैं उसको डाउनलोड कर सकूँ। फिर मैं 1 बाय 1 जितने बिडर्स ने अप्लाई किया होगा उसको डाउनलोड कर लूँगी। फेडरल वालों ने अपने पास एक चीज़ रखवाई है कि उन्होंने कहा है कि जी हमें साथ साथ नज़र आता रहे कौन अप्लाई कर रहा है। हम तो पंजाब में हमें पता है यहाँ पे लोग माशाल्लाह कितने ज़्यादा अच्छा कम सोचते हैं और हर चीज़ के लिए उनके पास डिफरेंट तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं। तो हमने कहा प्रोक्योरिंग एजेंसी को भी ना दिखाएं आप कि किसने अप्लाई किया है अभी तक। आप इसको भी प्रोक्योरिंग एजेंसी से कि प्रोक्योरिंग एजेंसी ये ना कहे भाई कि इसने अप्लाई कर दी है तो ये इसका लास्ट टाइम ये रेट था, तुम इससे ज़रा कम डाल के देना। कोई भी बंदा कोई केपी में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो आपके पास इंटरनेशनल बिडर्स वो अपने एरिया में बैठे वो आपके पास इस सिस्टम के थ्रू अपने घर बैठे बिड कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास एक सिस्टम और ऑनलाइन कनेक्शन होना ज़रूरी है इंटरनेट का। तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जब आएगा वो आपकी बात का जवाब तमन्ना साहब के, इसीलिए हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं रेंज को। कि अभी तो देखें ना, मैं बाज़ार में जाती हूँ मार्केट में और मैं अपनी मर्ज़ी के किसी भी जो भी मार्केट से बंदा है मैं उससे कोटेशन लेती हूँ। अगर 3 कोटेशन बेस में कर रही हूँ, नहीं तो पैटी अगर कर रही हूँ तो किसी एक से जाके मैं इनवॉइस लेती हूँ और ख़रीद लेती हूँ। ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। इस पर बहुत बड़ी डिबेट अभी भी चल रही है। लास्ट टाइम भी हमारी मीटिंग हुई एमडी साहब से तो वो यही कह रहे हैं कि इसको हम ई में कैसे ट्रांसलेट करें। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन, अभी ये हमारा पाइपलाइन में है। तो ई में आने के बाद ये है कि सब कुछ आपका पैटी भी तो वहीं पे रिकॉर्ड सारा पता चल रहा है कि आप किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसकी वन ऑफ द सजेशन ये थी कि फ़र्स्ट आपने एडवर्टाइज़ किया, अगर आप 3 कोटेशन पे जा रहे हैं कि जी मुझे ये चाहिए, ये स्पेक्स होनी चाहिए, इस टाइम पे मुझे चाहिए, तो जितने भी उस कैटेगरी में उस जो हमारे पास वेंडर्स या सप्लायर्स रजिस्टर हैं उन सबको प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि जी ये आप सब इस पर अप्लाई करें। फिर तो 3 कोटेशन वाला भी हिसाब नहीं रहेगा कि आपको 3 चाहिए, क्योंकि आपको तो एक ऐसी मार्केट प्लेस दी जा रही है जहाँ पे आपके एक क्लिक पे हो सकता है 1000 सप्लायर बैठा हो। ठीक है, उसके पैरामीटर्स जो है हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि हम उसके पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं कि एक बंदा जो हमारी लोकेशन के पास हो उसको थोड़े से सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद से मार्क्स दे कि इसकी रीच जल्दी है हमारे पास, अगर हमें इमीडिएट चाहिए पैटी में, या फिर उसकी प्राइस इज़ द मेन कंसर्न कि जी प्राइस भी उसकी लोएस्ट होनी चाहिए, उसकी लोकेशन भी हमारे पास हो, उसकी पास परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। ये कुछ AI के पैरामीटर्स हैं जो हम सिस्टम में इनबिल्ट करेंगे
तो हम इसको 5 लाख पे भी लेके जा सकते हैं। ये जो आपको नेगोशिएटेड टेंडरिंग कहते हैं जी, या टू स्टे टू डेवलप जो आपका है कि आपको टेक्निकल भी आती है या फिर फाइनेंशियल भी रिवाइज होती है उसके बाद, जी, वो कैसे इसमें सारे सेटअप है, सारे स्टेप्स उसमें मौजूद हैं। ऐसे है, अगर ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट तो बीच में रह जानी है अगर ई प्रोक्योरमेंट पे चले जाते हैं। ऐसे है कि जी आप जब ई प्रोक्योरमेंट पे जाते हैं ना, सबसे पहले तो हमने करवाई है अपने सप्लायर्स की ट्रेनिंग। हमने अपने सप्लायर्स को बताया कि सिस्टम आ रहा है। जैसे मैंने बताया 2 ही तो मेन पिलर्स हैं प्रोक्योरमेंट रजीम के, एक बायर और एक सप्लायर, बाकी तो सब सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हम रेगुलेटरी हमारा एक्ट है, सपोर्टिंग है, कोर्ट्स हैं, वो बाद में आर्बिट्रेशन के टाइम पे है। तो जी 2 मेन पिलर्स हैं। सप्लायर्स की हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं, तकरीबन 70 सप्लायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी कोई इश्तिहार आएगा तो उस कैटेगरी में, लाइक अगर आप गुड्स की कैटेगरी में इक्विपमेंट के अंदर आप रजिस्टर है मेरे पास, पेपरा के पास, तो आपको एक प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि जी ये इश्तिहार आया है, आप इसके ऊपर बिड कीजिए। आप उसके ऊपर बिड करेंगे सिस्टम से। और अगर आप 2 स्टेज 2 इन्वेलप की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आप टेक्निकल भी देंगे और अपनी फाइनेंशियल भी उनको दे देंगे। सेकेंड टाइम पे प्रोक्योरिंग एजेंसी विल रिक्वायर कि जितने पार्टिसिपेटेड बिडर है वो अपनी रिवाइज फाइनेंशियल इसके साथ दें और रिवाइज टेक्निकल दें। सिस्टम में ये प्रोविजन है। विलिंग टू कंफर्म दे, आपकी जो आपके साथ चलने को जो तैयार है, आपकी रिवीजन के बाद सिर्फ वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो विड्रॉ करना चाहेंगे वो सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर सिस्टम में एज इट इज़ इनबिल्ट है ई प्रोक्योरमेंट में। आप लोग अपना सेशन करवाइएगा अगला, आपको सलाम साहब भी कह रहे थे ई प्रोक्योरमेंट का, तो हम आपको पूरा सिस्टम दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें भी आपकी बननी है शायद जो हमने देखी हैं अभी तक, आपके रेगुलेशन भी देखे हैं, तो आपको देखिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने प्रिस्क्राइब कर दी है। लाइक उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपने कहा कि आपको इकनॉमिक अथॉरिटी फी का हमने एक लिखा हुआ है। सिस्टम को देखें, हमने बनाना है सेल्फ सिस्टम। ये सिस्टम जो है, अभी आपको पता है वेबसाइट हमारी जो ई टेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो लोग टेंडर अपलोड करते हैं उन्हें पता है एक फॉर्म है और उसके ऊपर पेपरा के चेक्स इम्प्लीमेंटेड है। आप बैक डेट एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं कर सकते। आप करंट पब्लिश डेट में पब्लिश करेंगे। उसके अलावा अगर आप नेशनल कंपेटिटिव बिडिंग में जा रहे हैं तो 15 दिन से आप कम टाइम दे सकते हैं, आप लोग। और अगर आप इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो कितने दिन का टाइम देंगे? तो आप ये तमाम चेक सिस्टम के अंदर हमने छोटा सा हमारा एक सिस्टम है, उसके अंदर इनबिल्ट किए हुए हैं हमने कि ऑटोमेटिकली सिस्टम वैलिडेट कर रहा है कि ये जो आपने डेट डाले हैं ये रूल के मुताबिक हैं। सेम इन दैट केस हमने जो सप्लायर है उनकी भी वैलिडेशन हमारे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में रखी है। नादरा हमसे ₹50 ले रहा है एक वैलिडेशन के, वो आपका CNIC को वैलिडेट करेगा। उसके बाद FPR है, PEC है, जिस इदारे से सप्लायर की रजिस्ट्रेशन होती है उनको हम एक फ़ी पे कर रहे हैं, MOU हुए हैं हमारे। तो सिस्टम जब लाए जाते हैं तो जो ह्यूमन का काम है वो कम से कम करने की कोशिश की जाती है। सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है। तो ये जो तमाम फ़ीस हैं इनका बोझ उठाने के लिए पेपरा कोई ना कोई फ़ी जो है वो सप्लायर पे भी लगाएगा और आपके ऊपर भी लगाएगा। अभी भी आपको पता है हम आपसे 5,000 रुपया लेते हैं अपलोडिंग का। ये कितने लोगों को पता है कि 5,000 हो गया, 2,000 से 5,000 हो गया? ये शुक्र है पता है। ठीक है जी, 2,000 से 5,000 हो गया जी हमारा। अब 5,000 रुपीज़ आप देते हैं तो आपकी एडवर्टीजमेंट पेपरा की वेबसाइट पे हो सकती है। तो इस तरह की फ़ीस जो है वो कुछ यही रेगुलेशन में जो तमन्ना साहब कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाद में डिसाइड करनी है जब हमारे पास वर्कलोड आएगा कि कितने सप्लायर हमारे पास आ रहे हैं, किस टेंडेंसी से प्रोक्योरिंग एजेंसी हमारे पास आ रही है, कितनी वैलिडेशंस रिक्वायर हैं, तो उसके बाद हम वो फ़ीस वगैरह डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, आप में से जो लोग यूज़ करते हैं, मुझे ना दूसरा माइक ठीक है जी, आप में से जो वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो नहीं भी करते, सबसे पहले बताएं कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो एक प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास क्या होना जरूरी है? आपने
बाकियों ने क्यों नहीं किया? आप में से बाकियों ने क्यों नहीं किया? आप बताएं सर, आप प्राउड कोर्ट में सर आपने क्यों नहीं किया? मैम ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना, हम तो फ्रांस से बात करते हैं सर फाइनेंस वाले से आते हैं ऑफिस में सब किया हुआ है ऑफिस में इसके अपलोड किया? की तरफ से हुआ है यानी आपकी तरफ से हुआ है कि नहीं हुआ? बस ये बताइए किसने भी किया? हुआ है। आप बताएं सर, वो लास्ट में आपने किया है? विद इन नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आप सबको इंशाल्लाह मेरी तरफ से लेटर रिसीव होंगे कि आपने पूरे रूल की वायलेशन कर दी है, आपकी तमाम प्रोक्योरमेंट मिस प्रोक्योरमेंट में है, इसका इतना इफेक्ट है प्रोक्योरमेंट प्लान का। और एक दफ़ा हमने 2 साल पहले तो एक डिसीजन लिया था, हमने तमाम प्रोक्योरमेंट सिर्फ करवा दी थी, फिर इतने चक्कर लगे आप लोगों के, फिर हम लोग खुद यहाँ पे 2 दिन हो गए तो हम तंग आ गए थे। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पैट्रा ये डिसीजन किसी भी पॉइंट पे ले सकता है कि अगर आपका प्रोक्योरमेंट प्लान नहीं अवेलेबल तो आपकी तमाम प्रोक्योरमेंट मिस प्रोक्योरमेंट में है। आपने क्यों अपलोड नहीं किया? आपने क्यों प्लानिंग नहीं दी? जबकि रूल में शेड का वर्ड है, मे का वर्ड नहीं है, आपके ऊपर नहीं छोड़ा गया। आपको जरूरी आपके लिए किया गया है कि आप प्लानिंग करें और हमें बताएं। मैडम इसमें ऐड कर दूँ, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? जी उसकी एक वजह है जी हमारी है, हम है सर्विस प्रोवाइडर। जी हमारी एमसीज जो है वो डे टू डे बिजनेस है हमारा। हमें ये नहीं खबर होती कि हमने कल कौन सी सर्विस नई हमने प्रोवाइड करनी। हमने कल हम एक प्लान कर रहे थे फॉर एग्जांपल कि हमने 100 हेड कार्ड्स खरीदनी है, तो हमारे पास तो बजट इतना अवेलेबल होगा तो हम 100 खरीदेंगे। हो सकता है कल को हमारी प्रायोरिटी जो है वो 100 हेड कार्ड्स की बजाय एक ट्रैक्टर की तरफ हम शिफ्ट कर दें। तो ये इसकी वजह से हम लोग, हमारा तो कोई प्लान होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। देखिए आप आई एग्री विद हमारा ये इश्यूज है। मेरी बात पूरी सुन लेना पहले, फिर आप जी हमारा कोई परफेक्ट प्लान होता ही नहीं। हमें तो डे टू डे हर दूसरे दिन, हम तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक नई पॉलिसी, एक नई डायरेक्शन, एक नई रिक्वायरमेंट हमारी डेवलप हो जाती है। इस वजह से हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती रहती है, पॉलिटिकल सीन भी चेंज होता रहता है। इस वजह से हम इसमें बिल्कुल 100% इसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बार सामने बजट बना लिया तो उस वक्त जो हमने प्लान कर लिया वो हम एक दफ़ा डाल दें, लेकिन बाई द एंड ऑफ ईयर उसमें इतनी चेंज आ चुकी होगी एक बात कि वो उसके साथ मैच नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि आप एक दफ़ा हमने उस पर डाल दिया, वो हमने प्लानिंग डाल दी, फिर आप कहेंगे कि जी अब आप इस प्लानिंग से बाहर नहीं निकल सकते, फिर वो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि जनाब इस प्लानिंग से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये हमारे लिए तो लेकिन मेरी बात सुनाई पहले, आपने अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप की कि हम आपको कहेंगे आप इससे बाहर नहीं निकल सकते? आपने पैट्रा की वेबसाइट में टेम्पलेट देखा है हमारा, उस पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लाउड जी, वो आपकी फाइनल प्लानिंग नहीं है। हमने तो खुद आपको कहा टेंटेटिव सा प्लान दीजिए, प्लानिंग तो कीजिए, आप उसको चेंज करें उसको, लेकिन बट यू हैव जस्टिफिकेशन विद यू कि जी पॉलिसी चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, आप हमें प्लान तो देना, एटलीस्ट प्लान की रिक्वायरमेंट है। आपको ये नहीं कहा गया कि वो प्लान पे आपने 100% रहना है। ये तो रियल लाइफ में भी नहीं होता कि हम जो प्लान करते हैं वो उसी तरह से होता है। हम सोचते हैं कि आज हम पार्क में जाएंगे, वो वॉक करने तो बारिश आ जाती है, वहीं बैठ जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ जो कि आपकी प्लानिंग को चेंज कर देती हैं, और सेम इन द केस हम भी समझते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है प्लान की, आपके पास बजट एस्टिमेट होते हैं ना साल के शुरू में, उसी को प्लान में कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे बजट आता है उस हिसाब से, लेकिन नहीं आता, वो भी आपके पास जस्टिफिकेशन है कि जी बजट नहीं मिला इस हेड में, तो हम इसमें इतना प्लान कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो फिर आप ये डायरेक्शन इशू करें, टेंटेटिव ये लफ्ज़ यूज करके सबको ये कन्वे करें, क्योंकि सब लोग तो इसको हमने देखे जो आपने पैट्रा के परफॉर्मा को करना है ना फॉलो जी, लेकिन बात यह है आपने अभी कहा कि सब इस रिक्वायरमेंट डाल देंगे, अगर नहीं होगा नहीं होगा सुन लेना। अभी आप ये 100 सा रिमाइंडर डाल दें सबको कि एक टेंटेटिव जो आपकी प्लानिंग है उसको अपलोड कर दें। तो अगर उसके बाद उसका टाइम फ्रेम दे दें हमें थोड़ा सा 15 दिन का, मैं ऑन बिहाफ ऑफ होल पंजाब की बात कर ले लिया सुन, मैं ऑन
ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल पंजाब एमसी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैंने तो किया हुआ है, मैं तो सबकी नुमाइंदगी करते हुए ये बात कर रहा हूँ। मैंने ये सारा कुछ किया हुआ अपने एमसी आफताबाद से बेशक ये सारा कुछ किया हुआ, लेकिन सब जगह आप ये बात कर रहा हूँ कि एक सॉफ्ट रिमाइंडर सबको दे दें कि टेंटेबल अगर किसी का नहीं है तो उसको अपलोड कर दें। अभी भी टेंटेटिव अब तो जनवरी में बैठे हैं हम। जब शुरू से किसी ने कुछ नहीं किया तो अब तक क्या करें? आप ऐसा करें कि आप सब ना इसके बाद एक लेटर लिखिए कि जी हमने अपना प्लान अपलोड करना है, तो मैं आप लोगों का करवा दूँगी। आप लोगों को अगर लेटर मैंने लिखने 1-2 हफ्ते में हमारी मीटिंग चल रही है प्लान कि जिनका आ गया और जिनका नहीं है, अगर आप सबके लॉगिन है तो आप सबको जरूर लेटर आता है, क्योंकि लॉगिन जो रजिस्टर है उनको तो हमें जरूर पूछता है कि जी आप रजिस्टर भी है और आपका प्लान नहीं है। आप ये कीजिए, आपको मेरी एडवाइस है, आप ना एक लेटर लिखिए कि जी इस तरह से प्लान अपलोड करना चाहते हैं किसी एक कंपनी के लिए, लॉगिन रिक्वायरमेंट है हमने भी कंप्लीट करवानी है। सिर्फ मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैट किसी टाइम पे हम उसे स्टॉप करते हैं कि हम देखें कि कितने लोगों ने कंप्लायंस की और कितना ने नहीं की, लेकिन आप इसको ज़रूर कंप्लाई कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये लेटर जब निकलता है तो ये तमाम प्रोक्योरमेंट्स रुक जाती हैं, ऐसा होता रहा है पास्ट में, बहुत बड़े बड़े केसेस थे सर्विसेज का और ये PITB का, वो कोई 3 उनकी इंक्वायरियाँ लग गई थी। जी आप बताइए। जी मैडम, मेरा इसी कंटिन्यूशन में एक कहने के सजेशन भी है। हमारी प्रोक्योरमेंट रूल्स में पेपरा में ना फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग का मेंशन किया हुआ है, और वो टोटल कह लें कि उसकी ना सिर्फ एक लाइन लिखी गई है पेपरा रूल्स में, तो उसके ऊपर कह लें कि ना तो फर्दर किसी ने कोई वर्किंग की। अगर आप म्यूनसिपल सर्विसेज जो दे रहे हैं अदारे, उनसे चाहते हैं कि वो प्रोक्योरमेंट प्लान आपको दें और वो बना के आपको दें किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारे पास देखें पिछले साल की जो असेसमेंट है या जो भी हमारे पास मशीनरी रिपेयर की है, जो भी हमारे पास सर्विसेज का एक रिकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन उसको हम चाक डाउन नहीं कर सकते कि हमने फ़लाँ दिन ये काम करवाना है और उसकी हमने प्रोक्योरमेंट प्रपोज भी नहीं कर सकते कि फ़लाँ डेट पे करनी है। उसके लिए आसान हल यही है कि हम ये जितनी भी सर्विसेज के मैटर उनको फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग पे लेके जाएँ। हम एक फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट बना लें मशीनरी रिपेयर का, और फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट बना लें सीवरेज रिपेयर का, वाटर सप्लाई रिपेयर का, लेकिन वो फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग पे कह लें कि हमारे पास सिर्फ एक लाइन पेपर पे लिखी गई है कि ये इस तरह फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उस पर ना कहें कि कोई स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग के। जी वो अगर आप हमें प्रोक्योरमेंट प्लान बनाने पर कह रहे हैं कि करते हैं कि इंडोर्स के इसको बनाएं, उससे पहले ये कि हमें फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग पर प्रॉपरली कहने के थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को क्वांटिटी का पता होगा, पहले हमने ये प्रोक्योर करनी है, आप उससे पर यूनिट उससे रेट ले लेंगे। अगर आप उससे सर्विसेज का भी कर रहे हैं कि जी आप कितने लेंगे, और एज एंड व्हेन नीडेड आप उसकी ट्रॉशीज बनाइए कि जी अब इतने में मुझे, अगर यू आर डीलिंग इन गुड्स तो जी मुझे 2 महीने बाद इतनी डिलीवरी चाहिए, मुझे 3 महीने बाद आप फिर इतनी दे दें। आपका जो रेट है उससे एक ही दफ़ा तय हो गया हुआ है, लेकिन क्या है आप डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर उससे पैसे लेंगे और डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर ही उतनी ही चीज़ों की उसको पेमेंट करेंगे। ये अच्छी चीज़ भी है इसलिए क्योंकि आप लोगों को बजट भी क्वार्टरली फाइनेंस से रिलीज होता है, तो आप लोगों को पेमेंट का भी इशू नहीं होगा और उसको भी इशू नहीं होगा। मैडम ये इसमें यहाँ तक तो कह रहे हैं कि ठीक है वाटर सप्लाई और सीवरेज में तो हम फ्रेम बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी मशीनरी रिपेयर है उसमें कह लें कि एक ट्रैक्टर है उसकी अब 1000-1500 आइटम जो होंगी, जो मुख्तलिफ कह लें छोटे स्पेयर पार्ट से लेकर बड़े स्पेयर पार्ट तक भी हैं, और उसका कोई फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी नहीं हम बना सकते कि इसको हम 1 महीने में हम 2 लाख की इसकी रिपेयर कराएंगे या उसको 1.5 लाख में एक्सपेंड करेंगे। तो मैडम इसका रिपेयर और मेंटेनेंस का आप लोगों का हेड होता है, उसके अंदर आप लोगों के पास अच्छी खासी अमाउंट भी होती है। अगर आप वहाँ से उसको एज ए टेंडर मोड में उसको पब्लिश करते हैं और एक ही को अपने साथ रखना चाहते हैं सप्लायर को, या जो भी रिपेयर आपके पास करेगा बंदा उसको, तो आप उसको एज एंड व्हेन नीडेड बना लीजिए कि जी अब हम आपको जैसे ही ऑर्डर देंगे आपने उसको करना और उतनी हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैडम इसमें अभी फर्दर वो सारी बैठक बना सब, इसमें हमारी डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट होगी, जैसे पेपरा में लिखा हुआ है कि आपने वो बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉलो करने हैं जो स्टैंडर्डाइज होंगे, जिसको आपकी अथॉरिटी स्टैंडर्डाइज करेगी। अब फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टिंग में हम सब MCs वाले अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके चले इसके ऊपर चले भी जाते हैं, लेकिन वो फिर कल को मिस प्रोक्योरमेंट में आएगा ये डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी देखिए लॉ में देखिए सारा कुछ लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये आप सबको भी पता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर की सुबह इस्लाम साहब जिक्र कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें लॉ में साइलेंट हैं, तो वहाँ पे आपके पास पावर है, आपने एफिशिएंटली सोचना है
उसमें सिर्फ हम आपको कहते हैं हमारा रूल 4 वायलेट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी अचीव हो। आप जो भी डिसीजन लें इन प्रिंसिपल को देखते हुए लें। आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, आप अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको रूल क्रिटिकली या आपको बिल्कुल स्ट्रेटेड आपको नहीं रोक रहा, स्ट्रेट आपको मना नहीं कर रहा, आप ये काम नहीं कर रहा, इट मीन कि आप वो काम कर सकते हैं। रूल आपको जिस काम से मना नहीं कर रहा वो आप काम कर सकते हैं, बट विद ड्यू डिलिजेंस, कि आपने ये देखना है कि मैंने प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं किया। मैंने इन चारों को जो 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं, वो जो मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ वो इन सबको देखते हुए ले रहा हूँ। ठीक है जी। दूसरा हमारा वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट है अप्रूवल मैकेनिज्म की। अप्रूवल मैकेनिज्म का पता है आप सबको, आप लोगों को? आपका ये सेक्शन थोड़ा सा ना सोया सोया। अप्रूवल मैकेनिज्म नहीं, आप पीछे ही लोग हैं, वो शायद आपको देख के नहीं बोल रहे कि ये भी बोल रहे तो हम भी नहीं बोलते हैं। अच्छा जी, रूल 11 आप लोगों को कहा गया है कि आपने एक अप्रूवल मैकेनिज्म बनाना है जिसमें आपने प्रोक्योरमेंट पावर्स को डेलीगेट करना है कि किस ऑफिसर के पास, किस कैटेगरी के ऑफिसर्स के पास कितनी पावर्स हैं। ये फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर्स आपने पढ़ा होगा सबने, उसके तहत भी कुछ पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट की गई हैं। तकरीबन उन्हीं पावर्स के अंदर रहते हुए जो प्रोक्योरिंग एजेंसी का हेड है उसने उन पावर्स को डेलीगेट करना है, और उस अप्रूवल मैकेनिज्म को बनाने के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करना है। ये मैंडेटरी है, और आई एम श्योर आप में से बहुत कम होंगे जिनका बना होगा। कितने लोग हैं? एक। और ये मैंडेटरी है। पेपरा का एक सर्कुलर है जो 2021 में इशू हुआ है, जिसमें आपको मैंडेटरी किया गया है कि आपने अप्रूवल मैकेनिज्म को पेपरा की वेब पे अपलोड करना है। जी बात ये है कि शायद को ये कांसेप्ट क्लियर नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इज डिफरेंट एंटिटीज। अच्छा, आप बता दीजिए। थोड़ा सा हमारे यहाँ डे टू डे प्लानिंग होती है, आपके यहाँ जो है ना तकरीबन जो है ना हमारे यहाँ जो बजट बनता है उसकी 30 डेज जो है ना हमारा ग्रेस पीरियड होता है, 30 जुलाई तक हम जो है ना अप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर बात तो होता ही है कि हमारा बजट ये 30 जुलाई को होता है, तो वो हमारा डैश हो जाता है, वो 1 मंथ पीरियड जो हमने प्लान अपलोड करना होता है। पहले तो ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 मंथ टाइम दें जो है ना प्रोक्योरमेंट प्लान अपलोड करने के लिए। 1 मंथ जो है ना वो काम है। दूसरा ये है कि हमारा जो है ना मेजर पोर्शन जो होता है ना प्लानिंग का, वो होता है ADP, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो वर्ष का है पोर्शन, जिसमें हमारा पूरा प्लान होता है। रूल ये कहते हैं कि जो इलेक्टेड अथॉरिटीज़ या इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं वो हमें वो जो है ना वहाँ अपोज करेंगे। ग्राउंड लेवल पे वो होती ही नहीं है। अब या फिर हम जो है ना जो है स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत के साथ कर सकते हैं। ये टाइम टेकिंग जो है ना वो है सिस्टम है। जो हमें बजट रूल बताते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें हमारा बजट कॉल लेटर के ज़रिए जो है ना वो अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन ये कहीं भी फॉलोअप नहीं होता। इतना लंबा प्रोसेस हमारा होता यही है कि जून जुलाई में बजट बनता है। सारी मेजॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स में यही कुछ होता है। तो जहाँ तक हमारा लोकल गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है, हम एज सच इतना रिस्ट्रिक्टेडली इसको फॉलो करने में कामयाब नहीं हो पाते। हम चाहते हैं कि हम इसको फॉलोअप करें, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी हमारी 1 साल के अंदर 4 दफ़ा हमारा जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चेंज हुआ है। तमन्ना साहब इसकी गवाही देंगे कि 4 दफ़ा 4 टाइम्स। तो रैपिडली चेंज आती है, रैपिडली हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, नए जो आ रहे होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो है ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको जो है ना एज रिस्ट्रिक्टेड जो है ना इसको फॉलो कर सकें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट जो है ना वो मिस प्रोक्योरमेंट ही ज़्यादातर होती है। उसके लिए हमें ज़रा गाइड कर दें कि अगर हमारी प्रोक्योरमेंट किसी रूल को वायलेट करने की वजह से, या जैसे पेपरा की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया तो मिस प्रोक्योरमेंट हो गई, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो मसलन डॉक्यूमेंट हमने फॉलो नहीं किए तो उसकी प्रोक्योरमेंट हो गई। अब उसको रेगुलेट कराने के लिए हमारी जो है ना या तो हमारी अथॉरिटी हो, जैसे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, उसको रेगुलेट करके आपने ये भी अथॉरिटी नहीं दे रखी,
आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही करेगी, इसलिए जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। आप इसको जो है ना एड्रेस करें अपने एंड पे। देखिए, जहाँ तक आपके प्लान की बात है ना, तो प्लान की जो है 1 जनवरी से हमने उसके राइट्स जो हैं वो भी रोके हैं, वो भी सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, कंप्लाइंस के लिए कि कितने लोगों ने इसको कंप्लाई कर लिया। 6 मार्च तक वो प्लस आपके लॉगिन्स में नज़र आ रहा था कि आप उसे प्लस करें और अपना प्लान अपलोड कर दें। 6 मार्च दिसंबर तक, तो वो हम लोग डिस्पेंसेशन हर साल देते हैं। आप लोगों की काफ़ी एक्सक्यूजेस आते हैं, इस तरह हम लोग सेशन में भी सुनते हैं, तो उसको हम देते हैं कि जी आप 6 माह तक किसी का भी कोई इशू है, कैपेसिटी का इशू है, बजट का इशू है, प्लानिंग का इशू है, तो हम इस 6 माह के अंदर वो कोई टेंटेटिव सा प्लान तो ज़रूर दें हमें। अभी भी हम इसको टेंटेटिव ही चले जाते हैं, टेंटेटिव ना दें, एग्जैक्ट प्लान ना दें। जो आप डे टू डे रिक्वायरमेंट कह रहे हैं ना चेंज है, एग्जैक्ट ना दें, टेंटेटिव सा प्लान तो आप हमें दें ना। लॉ आपको ये तो लॉ में कहीं लिखा है कि आपने जो एग्जैक्ट प्लान दिया है आपने उसी प्लान को उसी डेट एडवर्टाइज करना है, इतना तो डिटेल लॉ में है ही, ठीक है ना। हमारे यहाँ बॉडी जो है कितनी करती जो हमें ADP की स्कीम वगैरह दे, मेजर प्रोसेस वही रहता है। तो क्या अप्रोच करेंगे? हमारा बस रही 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ रुपये पड़ा है, ठीक है। आप ये लिखते कि 1 रुपये नहीं, किसी हेड में नहीं आपको एलोकेशन होती, 1 लाइन आपको एलोकेशन होगी कि ये आपके पास एलोकेशन है। ये इशू है, बजटरी इश्यूज हैं, बजटरी। आप आवाज़ ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो ADP डेवलपमेंट इनके वर्क्स हैं। आपकी बात कि क्या उसमें एलोकेशन नहीं होती? एलोकेशन होती है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की एलोकेशन होती है। वो जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास स्कीम वाइज डिटेल नहीं होती, हमारे पास ये नहीं होता कि इस सड़क को बनाना है। ये हालांकि कानून तो ये कहता है कि ADP जो है वो आपका पार्ट ऑफ दी बजट होना चाहिए, लॉ जो वर्क्स रूल्स हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन इसमें ये करते ये हैं कि ये ब्लॉक एलोकेशन कर देते हैं। ब्लॉक एलोकेशन कर देते हैं, फर्ज कीजिए 50 करोड़ रुपए की ब्लॉक एलोकेशन हो जाती है, और जैसे जैसे वो स्कीमें आती जाती हैं उनके प्रोसेस मुकम्मल करके साथ लगाते जाते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास चूँकि स्कीमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, हालांकि असूली तौर पे अगर आप रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करें तो उसका तरीकाकार ये है कि नीड असेसमेंट की जाए, स्टेक होल्डर्स हो उनके साथ बात की जाए, साल से पहले पता हो कि कौन कौन सी स्कीमें आनी है, और इसीलिए वो कहा गया था कि ADP जो है वो हाउस से अप्रूव होता है, और इस वक्त चूँकि वो हाउस की जो पावर्स हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, तो एक कलम से वो उसको इस्तेमाल करके हाउस की पावर को इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इशू ये आपको बता रहे हैं ना, जो ये ठीक है, इनका इशू इस हद तक तो है कि इनके पास वो स्कीम होती नहीं। चलिए, उन्हें ये तो पता होगा ना कि जो पैसे हैं ये मेरे पास, हाँ, ये पैसों का पता होता है। वक्त ही नहीं, दूसरी उसकी बात ये है कि इनके पैसे अपने होते हैं, इनका लैप्सेबल नहीं होता, इनकी अमाउंट्स लैप्सेबल नहीं होती, इनकी कंटिन्यूटी लायबिलिटी की शक्ल में आगे भी जा रहे होते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इनको PFC के तहत पैसे आ रहा होता है, PFC में एक स्कीम वाइज नहीं आता इनके पास, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के इकट्ठे पैसे आते हैं, और वो फिगर पॉइंट आउट कर दी जाती है, इतनी आपके डेवलपमेंट के पैसे आपके पास आ रहे हैं, इतने आपके पास, उसको जैसे मर्जी करे। नॉन डेवलपमेंट के लिए क्योंकि इनके SNEs पहले अप्रूव हुए होते हैं, नॉन डेवलपमेंट में वो में लगा होती है जो बजट का हिस्सा होती है, लिहाजा वो नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट उसमें निकल जाता है, और डेवलपमेंट कंपोनेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे स्कीम्स आती जाती हैं, आजकल जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं वो स्कीम्स आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो जो मेयर या चेयरमैन होगा वो अपने हाउस में रख के जो स्कीमें देता जाएगा साथ साथ। और आमतौर पर ये होता है कि जब इलेक्टेड बंदे होते हैं तो अमाउंट एलोकेट कर दी जाती है। क्या ये फर्ज कीजिए आपके 100 काउंसलर है, तो आप कहते हैं जी 20 लाख रुपया है या 2 करोड़ रुपया है, तो 20-20 लाख आ गया जी सबको, अपनी 20 लाख की स्कीमें दे दो, तो वो 20 लाख की स्कीमें कई की फौरी आ जाती हैं, कई की विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती हैं। ये इशू है जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं। वही हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना, तो हमारे MD साहब अक्सर कहते हैं कि हम उतने ही काबिल हैं जितने हमारे साथ जो जुड़े लोग काम कर रहे हैं वो काबिल हैं।
तो वही बात है ना, पेपरा ने तो कह दिया आप बना दें, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं नहीं, वो इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है ना। देखिए ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि स्कीम नहीं आई। इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि कई जगह किसी वजह से बजट पास नहीं होता, वो 30 जुलाई तक भी चला जाता है, और बाज़ औक़ात उसके बाद भी हो जाता है कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है। फिर बाद में वो भी प्रोविजन मौजूद है इसमें कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास चला जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, और फिर वो वहाँ से अप्रूव करते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये इश्यूज हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं आपको आना किस हेड में, कितने पैसे आने हैं और कहां से आपने खर्च करना है। नहीं, पैसों का शायद पता होता है, लेकिन स्कीम्स हेड वाइज स्कीम वाइज तो नहीं ना आपको पता होता। जैसे आपका मैं इससे ऐड करना चाहूँगा, जैसे भी आपने एसएमई की बात की, इफ यू हैव एसएमई तो एसएमई में तो अकाउंट में आ रहे होंगे आरएनएम के इतने पैसे। नहीं, यहाँ एसएमई से मुराद ये है एचआर की एसएमई की बात कर रहा हूँ मैं। इनकी एसएमई सिर्फ एचआर की होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता इनके पास। जो बाकी जो कंपोनेंट है जिसको डेवलपमेंट कंपोनेंट कह रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एसएमई में आता है कि आपने ये काम कराना है, उसको लोकल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट बजट कहा जाता है और उसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी दो हिस्से होते हैं, एक प्योरली डेवलपमेंट होता है, एक ओएनएम उसके साथ होता है। उसमें ओएनएम को तो आगे केटर कर लेते हैं, वो जो हमारा चलता है आपका फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट आजाद, उसमें हो जाता है। लेकिन जिस डेवलपमेंट की कंपोनेंट की ये बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली स्कीम्स वो शायद अवेलेबल नहीं होती इनके पास। देखिए वो पैसे किसी ना किसी नीड असेसमेंट, किसी ना किसी थॉट प्रोसेस के बाद ही कैलकुलेट होते हैं। चले वो ये बात हम यहाँ खड़े होकर तो कर सकते हैं, फिर कभी लोकल गवर्नमेंट के साथ पानी में उतर के देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा। ऐसा होता होगा, बट ये आप अगर लॉ, देखिए लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको लॉ मैंडेट है कर रहा है कि जी आपने 1 माह के अंदर अंदर हमें प्लान देना है। नहीं, आप देखिए बात ये कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, कभी ये भी हमने सोचा। ये प्रॉब्लम इसलिए आई कि पेपरा आने से पहले इनके अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स थे, अपने वर्क्स रूल थे, अपने इनके वो अकाउंट्स रूल्स हैं, उसके तहत चलता था। अब वो चूंकि एक पैराडाइम शिफ्ट आ गई उसमें, पेपरा में आ गया, अभी वो सिंक नहीं किया उन सारी चीज़ों के साथ, और अगर सिंक किया भी है तो इनकी ग्राउंड रियलिटीज फर्क है। अब एक बंदे को 8वें माह तक, 10वें माह तक या 12वें माह तक ये पता ही नहीं है कि मैंने स्कीमें कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, तो वो कहाँ से उसको अपने प्रोक्योरमेंट प्लान में डालेगा। मेरा फिर यही स्टैंड है, कुछ तो ग्राउंड वर्क उन्हें पता है ना कि किस बेस पे मेरी ये अमाउंट आई है। उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे पास इतनी अमाउंट है। अब उसमें स्कीम कौन सी आनी है ये जो पॉलिसी मेकर है वो बताता है, उसके कहने पे नहीं लगती। अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, छुपा के नहीं आपसे बात करना चाहते। मैं आपको ये सारे बैठे हैं, 16 एमसीज वाले बैठे हैं। हम लोग जब सेशंस करते हैं ना, इस तरह के प्रैक्टिकल इश्यूज, हेल्थ में जाते हैं उनके अलग हैं, हम लोग एजुकेशन में जाते हैं उनके अलग हैं, इस तरह CNW में जाते हैं उनके अलग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे जो काम हो रहा है वो हो सकता है कि लॉ के मुताबिक थोड़ा सिंक होने में प्रॉब्लम हो। असल इशू यू शुड हैव टू कन्वे दिस टू पेपरा ना। देखिए ये चीज़ें, चले मुझे नहीं पता कि पेपरा को नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है ये 259 इससे पहले आपके पास लोकल गवर्नमेंट थी, पूरा पंजाब ही है ना, तो अब आपके पास 52 है या 51 लोकल गवर्नमेंट है आज के बाद। इशू ये है कि ये तो एक मेजर डेवलपमेंट फैक्टर है इसका, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि ये म्यूनसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइडर में इमरजेंसीज की रेशो हमेशा ज़्यादा होती है, कोई पता नहीं होता कि किस वक्त रात को उसकी मेजर ब्रेकडाउन हो गया किसी सिस्टम में, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनफोर्सीन की कैटेगरी में चली जाती है। अनफोर्सीन आ जाती है ना, आपको तो नहीं पता कल आपकी मोटर उड़ जाएगी। कुछ तो क्वेश्चन है जो प्लान होगा, मेरा तो फिर यही स्टैंड है कि कुछ वो जो प्लान है वो फ्रेमवर्क में कवर हो जाता है। चले जो पता है वो तो देना। वो तो कह रहे हैं ना कि फ्रेमवर्क वाला जो है वो तो ये बता सकते हैं आपको। आप देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर आते हैं कि हमने प्लान बनाया था, अब ये बजट आ गया है, अब ये स्कीम अप्रूव हो गई है, हमें प्लान को एडिट करने दें, तो आप एडिट कर लें प्लान को, आपको कोई नहीं रोकता। वो एडिटेबल है प्लान, वो टेंटेटिव प्लान है, कभी भी एडिट हो सकता है, कभी भी मॉडिफाई हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, जब तक आपकी तमाम प्रोक्योरमेंट एक्चुअलाइज नहीं हो जाती वो चेंज हो सकता है। ये मैं आपको पेपरा के बिहाफ पे कह रही हूँ, और हम लोग इंटरटेन भी करते हैं ऐसी रिक्वेस्ट को कि जी एडिट करना है, एडीबी स्कीम नहीं आ गई, बजट में एलोकेशन चेंज हो गई, तो आप चेंज करा लीजिए, बट एटलीस्ट गिव समथिंग। जो पता है वो तो दें। एडीबी स्कीम अगर नहीं पता बाद में ऐड करवा लें। जो सर कह रहे हैं कि कुछ तो पता, जो पता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर, चले O&M भी पता है, कुछ तो पता है।
आपको अपने डेवलप ADP का नहीं पता तो आपके पास जो रेगुलर बजट आ रहा है उसका तो पता है ना आपको, वो दे दें, कुछ तो दें। यहाँ पे क्लियर करते हैं रूल प्रोटेक्शन जो जितना है वो दे दे, बाकी ना दे। ये तो पुरानी आप बात कर रहे हैं ना, आप पुरानी बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं लगता कहीं रोक रहा क्लियरली कि मैं रुक जाऊं या ये ना करो, तब तक आप कर सकते हैं। लॉ में कहीं लिखा है, आप एडिट कर सकते हैं प्लान को। ये हमने डिसाइड करना है, वी आर द रेगुलेटर, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं। लॉ की तरह एक माह का टाइम है, हमने 6 महीने बाद की जो ऑप्शन है तो ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्पेंसेशन कब देनी है। तो आप डिलीट भी हो सकते हैं, आपके प्लान ऑल टुगेदर चेंज भी हो सकते हैं। बट वी आर रिक्वायरिंग कि साल के शुरू में जो भी आपके जहन में है, जो भी नीड असेसमेंट है, जो भी पीछे आपका एनालिसिस है, जो भी आपके पुराने एस्टिमेट्स हैं, पिछले साल की कुछ आपकी प्रैक्टिसेस तो होंगी ना कि इस तरह का काम हुआ था, इस तरह का आ सकता है, कुछ सोचें तो सही ना, और कुछ हमें दो, ठीक है।